गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं ये कहते हुए कि सभी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज or gain electrons when it is in contact with the solution of its own ions। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जब अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हो तो रिडक्शन पोटेंशियल है। जैसा कि मैंने यहां लिखा है, यहां पर जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और यहां पर जो जिंक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल है। अब नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने मेजर करना है, तो किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करने के लिए अकेले ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती और अकेले रिडक्शन नहीं हो सकती। तो इसलिए दोनों को साथ साथ लाने के लिए हमें एक सेल बनाना पड़ेगा, और उस सेल में एक इलेक्ट्रोड तो ऐसा लेना पड़ेगा जिसका हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, और दूसरा इलेक्ट्रोड जिसका हम पोटेंशियल पहले से जानते हैं वो लेना है, और वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, या इसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE भी बोलते हैं। इस SHE में क्या होता है? ये एक बीकर है जो हाफ सेल का काम करता है। इस हाफ सेल में हम 1 मोल HCl इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, और इस में हम एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और एक फ्लास्क विशेष में से H2 गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पास करते हैं। तो ये H2 गैस जब इसमें पास करेंगे तो ये इस प्लेटिनम फाइल पर आकर डिकम्पोज होगी, और डिकम्पोज या तो ऑक्सीडेशन होगा इसका या रिडक्शन होगा। तो इस तरह से ये जो सेल है, ये हाफ सेल, ये एनोड का भी काम कर सकता है और कैथोड का भी काम कर सकता है। यहां पर हम इस सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 मानकर चलते हैं, और इस तरह से इसके द्वारा ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यदि इसको ई सेल को तो हम पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी रीडिंग देख के कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो ई कैथोड है और ई एनोड में से हमें एक का नोन है और दूसरे का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर जो ई कैथोड है, ई एनोड है, वो SHE या तो कैथोड का काम करेगा या एनोड का काम करेगा, दूसरे का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम SHE की एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो यहां हमने एक सेल बनाया है और एक ये दूसरा सेल है। इस सेल में जिंक इलेक्ट्रोड का हमने पोटेंशियल निकालना है, उधर हमने कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है। तो पहले हम इधर जिंक इलेक्ट्रोड का निकाल लेते हैं। ये एक हाफ सेल है जिसमें जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट है, और ये एक जिंक रॉड इसमें लगा दी।
दूसरा हाफ सेल है जिसमें 1 मोल HCl इलेक्ट्रोलाइट है, और एक हमने SHC बना दिया इलेक्ट्रो, इसकी जो है इसको हमने कैथोड बोला है, SHC को। ये कैथोड का काम करेगा और जिंक जो है वो एनोड का काम करेगा। तो जैसे ही रिएक्शन शुरू होगी, यहां जिंक पर ऑक्सीडेशन शुरू होगा और यहां पर कैथोड पर रिडक्शन शुरू होगा। तो हमने जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है। तो इसके अनुसार, इस इक्वेशन के अनुसार E नोट सेल इज इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड, और जो इस E नोट सेल की वैल्यू है वो हम पोटेंशियोमीटर के द्वारा पता चल जाता है। तो ये जो E नोट सेल है जिंक के केस में, तो इसकी वैल्यू 0.76 है, और जो E नोट कैथोड है जिसको हमने SHC कहा है, इसकी वैल्यू हमने बताया था अभी कि 0 लेके चलते हैं, तो इसकी E नोट कैथोड 0 है, और E नोट एनोड हमने जिंक का निकालना है। तो जब इसको सोल्व करेंगे, E नोट एनोड जो है वो -0.76 वोल्ट आ जाएगा, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। यानी कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इस पे, और ये हाफ सेल है, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज इक्वल टू -0.76। दूसरी तरफ हम देखें, दूसरे सेल में देखें, तो SHC यहां इस सेल में जिंक वाले केस में कैथोड का काम कर रहा था, तो यहां जो SHC है वो एनोड का काम करेगा, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम करेगा। सेम उसी तरह ये हाफ सेल है, इस हाफ सेल में उसी तरह SHC जिसमें हमने लिया है वहां पर 1 मोल HCl इलेक्ट्रोलाइट है, और कॉपर इलेक्ट्रोड जिसमें लगाया हमने वहां कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस तरह से हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो सेम उसी फार्मूले के अनुसार ये जो है E नोट सेल की जो वैल्यू है वो 0.34 है, और E नोट कैथोड हमने निकालना है, और E नोट एनोड जो है उसकी वैल्यू हम आपको पहले ही बताया कि ये 0 लेके चलते हैं SHC की, तो ये 0 है। तो इस तरह से E नोट कैथोड इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट आ जाएगा, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हाफ सेल बेस में हो रही है, तो इसका जो वैल्यू आएगी, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा तो 0.34 वोल्ट होगा। तो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन EMF सेल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। EMF को हम सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। EMF क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ओपन सर्किट है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम EMF बोलते हैं। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स अंडर एनी कंडीशंस। एनी कंडीशन का मतलब है कि सर्किट जो है ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट है EMF इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल। इससे हम मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल। थर्ड है EMF इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, और
पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड बाय सिंपल वोल्ट मीटर। और ये इक्वेशन अभी आपने पढ़ी है, ईएमएफ और ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट आर माइनस ई नोट एल। ई नोट आर यानी के राइट साइड हाफ सेल और ई नोट एल लेफ्ट साइड हाफ सेल। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट सी कैथोड माइनस ई नोट ए एनोड, यानी कि ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इसको हम ईएमएफ सीरीज भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द सीरीज इन विच द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग order of their reducing character is called EMF series or electrochemical series। अब आपको स्क्रीन पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिख रही होगी, जिसमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज होता है। और आप देख रहे होंगे सबसे नीचे Li है, लिथियम है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और आप इस सीरीज में ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर इंक्रीज होता है। और आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर F2 है, तो इसका मतलब है कि F2 सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अभी मैंने कुछ इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ एलिमेंट मैंने लिखे हैं, जिससे कि आपके अधिकतर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अभी आपको बताया कि हम नीचे की तरफ आते हैं तो रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज होता है, और ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर इंक्रीज होता है। यहां भी मैंने उसी इस तरीके से लिखा है। तो सबसे नीचे लिथियम है और सबसे ऊपर F2 है। आपने इनको इसे ऐसे ही याद करना है, लिथियम सबसे नीचे और F2 सबसे ऊपर, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो कुछ बीच वाले एलिमेंट जो मैंने लिखे हैं उनको आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर ये मेरा तरीका ठीक लगे तो आप इस तरीके से याद कर लें, नहीं तो आप स्वयं अपना तरीका भी बना सकते हैं। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए, करीना कार मांगे आल्टो जैन फरारी, सुनकर पटौदी भैया ने हंसकर कल्टी मारी, आ जाओ तुम्हें गोल्ड दिलाऊं और प्लेटिनम का हार पहनाऊं। इस तरह से ये कुछ एलिमेंट है जिनसे आप अधिकतर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये एप्लीकेशन जो है आप सभी ने ध्यान से करनी है, क्योंकि इन एप्लीकेशंस में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल पेपर में जरूर आता है। तो पहली एप्लीकेशन है टू कंपेयर रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को हमने कंपेयर करना है। तो मैंने ये कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिखे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
आप देख रहे होंगे यहां पर हाइड्रोजन जो है जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है 0 है। अगर हम यहां पर आयरन, Fe और जिंक को देखें तो जिंक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ है जिससे कि इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। अगर हम कॉपर और सिल्वर को देखें तो कॉपर जो है सिल्वर से नीचे है और सिल्वर कॉपर से ऊपर, तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया गया था कि हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग फैक्टर इंक्रीज होता है, तो यहां पर सिल्वर की जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। और इसी का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी हमने पहले भी देखी थी जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl किया था, तो वहां उसमें क्या हुआ था कि कैथोड पर 2 कैटायंस आए थे, एक Na+ और एक H+, और आपको बताया गया था कि 2 में से एक कैटायन ही इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और मूव कौन सा करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो आप यहां देख रहे हैं जो H+ है, H+ का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है और जो Na का रिडक्शन पोटेंशियल है वो -2.71 है। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका हुआ, H का ज्यादा हुआ, तो इसलिए H+ जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने से H+ रिड्यूस हो जाएंगे, कैथोड पर H2 गैस रिलीज होगी। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर द एक्टिविटीज ऑफ मेटल्स। एक इलेक्ट्रोड है, तो अगर उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वो अर्ली ऑक्सीडाइज होगा, और जो अर्ली ऑक्सीडाइज होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये कुछ एलिमेंट है जो जैसे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर। तो मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ आता है, उसके बाद ऊपर उसके जिंक है, उसके ऊपर आयरन और फिर ऊपर कॉपर और फिर सिल्वर, इस तरह चलता है। तो नीचे जो सबसे नीचे जो इनमें मैग्नीशियम आता है, तो मैग्नीशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है, और जो रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम है तो ये जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, और जल्दी ऑक्सीडाइज होगा तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस तरह से ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये जिंक के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है, और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन के कंपैरिजन में, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, और कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर के कंपैरिजन में। और नेक्स्ट है टू डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल हमने पहले भी देखा था, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये दोनों वैल्यू ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लेते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख के ई नोट सेल की वैल्यू निकाल देते हैं। ध्यान रहे, यदि ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो सेल जो है फिजिबल होगा, यदि ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव में नहीं आती तो सेल जो है फिजिबल नहीं होगा। अब सपोज करो, मान लो हमारे पास एक कोई रिडॉक्स रिएक्शन दी है, और हमने देखना है कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है क्या उस रिडॉक्स रिएक्शन को हम सेल में यूज कर सकते हैं। तो हम उस रिडॉक्स रिएक्शन से ई नोट सेल की वैल्यू निकाल देंगे, और ई नोट सेल की वैल्यू यदि पॉजिटिव आ जाती है तो
उसको हम सेल के लिए यूज कर सकते हैं। और यदि उस रिएक्शन से ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव में नहीं आती तो हम उस रिडॉक्स रिएक्शन को सेल के लिए यूज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है टू डिटरमाइन वेदर गिवन इलेक्ट्रोड कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड और नॉट। तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है, तो वो एलिमेंट डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है और वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। हाइड्रोजन से जो ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है और वो H2 गैस लिबरेट नहीं कर सकते। यहां एक दो केमिकल इक्वेशन लिखी है। जिंक जो है HCl के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक जो हाइड्रोजन से नीचे है और कॉपर जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता और कोई रिएक्शन नहीं, मतलब ये H2 गैस रिलीज नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे है वो H2 गैस रिलीज करेंगे और जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो H2 गैस रिलीज नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट है टू डिटरमाइन स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के लिए हमने यहां दो एग्जांपल लिए हैं। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो आइए अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। एक हमने पहली रिएक्शन ली है जिसमें आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है और फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है। ये रिएक्शन जो है आप 10th में भी करते हैं। जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल्स डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो डार्क ब्लू कलर है वो लाइट ब्लू हो जाता है। तो यहां इस रिएक्शन का हमने जब ईएमएफ देखा, ई सेल नोट किया, तो आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से -0.44V है। कॉपर का जो +0.34V है। तो हमने इस फॉर्मूले से इसको सोल्व किया। ई नोट सेल इजिकल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई नोट राइट हैंड साइड और माइनस ई नोट लेफ्ट हैंड साइड। तो जब इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू जो आई 0.78 वोल्ट पॉजिटिव में आई। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो ई नोट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो ये रिएक्शन जो है फिजिबल है। दूसरी तरफ हमने कॉपर सल्फेट और सिल्वर करेक्ट किया तो सिल्वर सल्फेट और कॉपर बना, यहां ऑक्सीडेशन हुआ और इधर कॉपर का रिडक्शन हुआ और इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सिल्वर की वैल्यू नोट की। तो ये जो वैल्यू है ये 0.80 वोल्ट है, मोर पॉजिटिव है। और कॉपर की जो ई नोट वैल्यू है वो 0.34V है। सिल्वर के कंपैरिजन में
लेस पॉजिटिव है, इसका जब इस सेल का हमने ई नोट सेल निकाला तो ये हमारी वैल्यू -0.46 वी आई। तो जो वैल्यू ई नोट सेल की माइनस में आती है, नेगेटिव आती है, तो रिएक्शन जो है फिजिबल नहीं है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये फिजिबल नहीं है, और इधर जो रिएक्शन दूसरे वाले में आयरन कॉपर सल्फेट की है वो फिजिबल है। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, और इसको हम कहते, ये भी है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल। डेल्टा जी जो है चेंज इन गिव्स पर एनर्जी है। तो हमने पढ़ा है पहले कि जब कोई सेल रिएक्शन होती है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और 11th में आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था जिसमें यह था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वहां से हमने पहले देखा भी था ये कि जब हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन करते हैं तो ये इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी आता है। तो सेल रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू ईएमएफ। क्यों यहां पर चार्ज है, और यदि हम अज्यूम कर ले इफ एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन ए सेल रिएक्शन, देन चार्ज जो है क्यू जो हो जाएगा एनएफ फेराडेज, और ईएमएफ जो है वो इक्वल टू है ई सेल। तो वर्क डन हो जाएगा एनएफ इंटू ई सेल, और एनएफ इंटू ई सेल है जो अभी हमने देखा कि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो यहां से जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी आया माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एनएफ इंटू ई सेल, और नॉर्मली चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एनएफ ई सेल। तो ये रिलेशनशिप आ गई चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी और ई सेल में। अब यहां से देखें, यदि ई सेल जो है पॉजिटिव में है, ई सेल यदि पॉजिटिव में है तो ये जो वैल्यू है गिव्स फ्री एनर्जी की ये नेगेटिव में आ जाएगी, और नेगेटिव में आने से क्या है डेल्टा जी जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, और लेस देन 0 होने से क्या होगा सेल जो है फिजिबल होगा और सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और यदि ई सेल नेगेटिव में है तो ये वैल्यू जो है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव में हो जाएगी। पॉजिटिव का मीन्स कि डेल्टा जी है मोर देन 0 हो जाएगा, और मोर देन 0 होगा तो सेल इज नॉट फिजिबल और सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और यदि ई सेल की वैल्यू 0 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम क्या हो जाएगा सेल रिएक्शन है वो इज एट इक्विलिब्रियम। तो अभी हमने देखा है डेल्टा जी की जो वैल्यू है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल है, और यदि इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लें तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो इसी से रिलेटेड है नर्स्ट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नर्स्ट इक्वेशन जो है दिस इक्वेशन
gives a relation between cell potential and concentration of ions of electrolyte। यानी कि ये ऐसी इक्वेशन है जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और सेल पोटेंशियल के बीच हमें रिलेशनशिप बताती है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार हमने देखा है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। आर यहां पर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर केल्विन में है और क्यू जो है रिएक्शन क्वोशेंट है और रिएक्शन क्वोशेंट जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आता है -NF ई सेल इज इक्वल टू -NF ई नोट सेल प्लस RT ln क्यू। कंप्लीट इक्वेशन को -NF से डिवाइड कर देते हैं तो -NF से डिवाइड करने पर हम ऐसे लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT बाई NF ln क्यू। अब ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि हमारे पास इक्वेशन आती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग क्यू। तो इस तरह से हमारे पास ये नष्ट इक्वेशन आ जाती है। और अब यदि हम स्टैंडर्ड कंडीशन ले लें, स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि टेम्परेचर जो है 298 केल्विन में है, एफ की वैल्यू जो ये फिक्स है और इसी तरह गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है। अगर ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप कर दें तो हमारे पास पुटअप करने पर E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू आ जाएगा। इस तरह से ये जो इक्वेशन आएगी ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है और ये आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में, जो आपके लिए इजी रहेगा। तो अभी हमने ये नष्ट इक्वेशन निकाली है जो इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। अब मान लो हमारे को एक रिएक्शन दी है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब इस रिएक्शन के लिए हमने नष्ट इक्वेशन लिखनी है तो नष्ट इक्वेशन हम यहां क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू है वो पुटअप कर देंगे और क्यू जो है रिएक्शन कोसेंट है। अभी आपको बताया था रिएक्शन कोसेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी इस रिएक्शन के लिए E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो इस तरह से रिएक्शन के लिए नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट है नेक्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। ये एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पर है, जिंक प्लस कॉपर आयन इज इक्विलिब्रियम जिंक आयन प्लस कॉपर। तो इस रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc
इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने लिख ली। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन ऑफ जिंक और कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये प्योर मेटल है। तो ये प्योर मेटल होने से इनकी कंसंट्रेशन 1 है, तो जो हमारा केसी है वो किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.59 अपॉन एन लॉग जिंक आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। अब ये जो जिंक आयन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन है वो इक्विवेलेंट टू केसी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। और एट इक्विलिब्रियम ई सेल जो है वो 0 होता है, तो ई सेल की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के सी, या ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। तो इसको हम इस तरह से लॉग के सी को इधर ले आते हैं, तो ये इसको पोज लिख देते हैं, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग एन इंटू ई नोट सेल अपॉन 0.059। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है। इस अच्छी तरह से इस फार्मूले को नोट कर लें, ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा और इसके ऊपर कोई ना कोई न्यूमेरिकल पेपर में पूछा जा सकता है।